नमस्कार। आपका अगला अध्याय आता है अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य और रोग। इस अध्याय में आपको बताया जाएगा मानव में होने वाले कुछ सामान्य रोगों के बारे में और उस रोग के लक्षण के बारे में और उससे संबंधित उपायों के बारे में। यहाँ पर बताया गया है कि लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की एक ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह के कुछ तरलों का संतुलन बना रहना जरूरी होता था। प्राचीन यूनानवासी जैसे कि हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करता था। ऐसा माना जाता था कि काले पित्त वाले जो लोग होते हैं वो गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा थी। बाद में विलियम हार्वे ने जब रक्त परिसंचरण की खोज की, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान प्रसामान्य दर्शाने से, यानी जो सामान्य ताप होता, जो ताप था काले पित्त वाले लोगों का वो सामान्य था, अच्छे तरल की परिकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। कुछ वर्षों बाद जैविकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र यानी और अंतःस्रावी तंत्र हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। यानी हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में कौन योगदान देता है? प्रतिरक्षा तंत्र योगदान देता है। निसंदेह स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है। यानी हमारा स्वास्थ्य किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है? पहला, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जो जन्मजात रोग होते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब आपने पढ़ा है। वे अपूर्णताएं जिनको लेकर बच्चा जन्मता है और वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत रूप से मिलती है वो आनुवंशिक विकार या रोग कहलाता है। दूसरा आता है संक्रमण, यानी जब हमें किसी बाहरी वातावरण से जब हमें जीवाणु या विषाणु या कवक का संक्रमण हो जाता है तब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसके बाद आता है हमारी दैनिक जीवन शैली, जिसमें हम जो खाना खाते हैं, मान लो हम अगर ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, फैट वाली चीज़ें खा रहे हैं तो उससे भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा। संतुलित आहार लेना जरूरी होता है। पानी जो हम पीते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। विश्राम आदि करना चाहिए, व्यायाम आदि करना चाहिए। यदि हम इन सबको नहीं करते हैं और अव्यवस्थित रूप से जीते हैं तो भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कह रहे हैं हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। इसकी क्या परिभाषा है? तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति नहीं है। यानी किसी व्यक्ति में अगर कोई रोग नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो स्वस्थ है, क्योंकि स्वास्थ्य या स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि वो पूर्ण रूपेण शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, यानी उसमें कोई भी रोग ना हो। दूसरा, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी उसका बुद्धि विवेक काम करता हो। सामाजिक स्वस्थ हो, यानी किसी से फालतू में झगड़ा लड़ाई ना करे, विनम्र स्वभाव वाला हो। ठीक, इसे परिभाषित किया जाता है। यानी तभी वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा जब उसमें ये तीनों गुण बैलेंस में होंगी। ठीक, अब वो सोचो कि उसके शरीर में कोई रोग नहीं है लेकिन बड़ा उग्र स्वभाव का है, किसी से भी भिड़ जाता है छोटी बात में, तो वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं। यानी जब वो व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वो काम में अधिक सक्षम होता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता भी आती है। स्वास्थ्य से लोगों का आयु काल भी बढ़ता है और शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में भी कमी आती है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है? संतुलित आहार लेना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता होनी चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए प्राचीन काल से हमारे यहाँ योग का अभ्यास किया जा रहा है। रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव में जागरूकता फैलाना, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण कराना, अपशिष्टों का समुचित उपचार और रोगवाहकों का नियंत्रण एवं खाने और पीने के संसाधनों का स्वच्छ रखरखाव आज भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। जब शरीर के एक अधिक अंगों, मतलब अब बता रहे हैं ये रोग क्या होता है, कब हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति में रोग है? तो जब शरीर के कोई एक या एक से अधिक अंगों या पूरे तंत्र पर, उसके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जैसे मान लो कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हम कहेंगे हमारे अमाशय में दर्द हो रहा है, तो वो एक अंग कहलाएगा, एक अंग में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब है, मेरा पेट भी दर्द हो रहा है, लूज मोशन भी हो रहा है, उल्टी भी आ रही है, तब कहेंगे कि पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब हो गया है, यानी वो अपना कार्य सही से नहीं कर पा रहा है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके विभिन्न चिन्ह प्रकट होंगे। आपको दर्द महसूस होगा, वो आपका लक्षण होगा। उल्टी होगी, वो आपका लक्षण होगा। तो जब कोई लक्षण उत्पन्न होता है, यानी हमारे शरीर का कोई एक या एक से अधिक अंग या पूरा तंत्र प्रभावित होता है, उसके कार्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उसके साथ ही कोई लक्षण या चिन्ह प्रकट होता है, तो हम कहते हैं कि हमें रोग हो गया है, यानी इसे हम रोग की परिभाषा देते हैं। रोगों को मोटे तौर पर दो प्रकार में बांटा गया है, संक्रामक और असंक्रामक। देखिए, इसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है जन्मजात रोग और एक होता है उपार्जित रोग।
तो इसको भी आप डिफ्रेंशिएट करते चलिएगा। जन्मजात रोग आप पढ़ चुके हैं, यानी जो जन्म से ही होता है, माता पिता के कारण आता है। और उपार्जित रोग वो होता है जो जन्म के बाद बाह्य वातावरण में उपस्थित जीवाणु, विषाणु या कवक के द्वारा होता है। संक्रामक रोग क्या होता है? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, एक से दूसरे में फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ऐसा रोग संक्रामक रोग कहलाता है। इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कोरोना रोग। असंक्रामक रोग क्या होता है? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, जैसे कैंसर, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने छाने या किसी भी कारणवश नहीं फैलता, तो वो असंक्रामक रोग है। पूछा जाता है संक्रामक रोग में सबसे भयंकर रोग कौन सा है? तो HIV वायरस के द्वारा होने वाला रोग एड्स आपका संक्रामक रोगों में सबसे घातक रोग है। अब से पूछा जाता है असंक्रामक रोग में सबसे घातक रोग कौन सा है? तो सबसे घातक रोग है कैंसर। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित तो संक्रामक रोग कहलाता है। संक्रामक रोग बहुत आम है, जैसे कि आपका कुछ संक्रामक रोग एड्स वगैरह घातक दिए। असंक्रामक रोगों में कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है। नशीले पदार्थ, अल्कोहल का कुप्रयोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिनके बारे में लास्ट में बताया जाएगा। मानव में सामान्य रोगों के बारे में बात की जा रही है, तो मानव में बहुत सारे रोग होते हैं जो अलग अलग प्रकार के जीवाणु, विषाणु, कवक या हेलमिंथ या प्रोटोजोआ के इस कारण भी हो सकता है। मनुष्य में रोग पैदा करने वाले जो जीव होते हैं, रोग पैदा करने वाले जो जीव होते हैं या रोग कारक होते हैं, उन्हें हम पैथोजन कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ों को आप डिफ्रेंशिएट कर लो, एक रोगजनक और रोग वाहक, यानी पैथोजन और वेक्टर में अंतर स्पष्ट कर लो। रोगजनक वे जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, और रोगवाहक वे होते हैं जो रोगजनक को लेकर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, रोगजनक को लेकर जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मलेरिया रोग। तो मलेरिया रोग आप सुने होंगे मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर कोई रोगजनक नहीं है। देखो मलेरिया में जो मलेरिया रोग होता है वो होता है एक प्रोटोजोआ के कारण, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो यहाँ पर मलेरिया रोग का जो रोगजनक है, मलेरिया रोग का जो रोगजनक है वो क्या है? मलेरिया रोग का रोगजनक है प्लाज्मोडियम। लेकिन हम बात करें कि इस मलेरिया रोग का जो ये रोगजनक है प्लाज्मोडियम, इसको कौन मनुष्य तक लेकर आता है? तो लेकर आती है मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर लेकर आती है। तो मच्छर क्या हुई? मच्छर हुई रोगवाहक। अब ये बात समझ में आई? रोगजनक वे होते हैं जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग उत्पन्न करता है मानव के शरीर में, लेकिन इस प्लाज्मोडियम को मनुष्य के अंदर पहुंचाने का काम कौन करता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर करती है, यानी ये रोगजनक को लेकर जाती है। लाइट चले जाने की वजह से सब कुछ इरेज हो गया। तो आपको मैंने समझाया था रोगजनक के बारे में कौन होते हैं, तो ऐसे जीव जो रोग पैदा करते हैं, और रोगवाहक वे होते हैं जो इस रोगजनक को मनुष्य तक पहुँचाते हैं। कह रहे हैं इसलिए अधिकांश परजीवी रोगजनक हैं, क्योंकि ये परपोषी के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति या हानि पहुंचाते हैं। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश करते हैं एवं अपनी संख्या में वृद्धि कर हमारी सामान्य अत्यावश्यक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। फलस्वरूप आकृतिक और प्रक्रियात्मक क्षति होती है। रोगजनकों के लिए आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतरी वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लें। यानी ये रोगजनक के लिए आवश्यक है कि अगर उसे मनुष्य के शरीर में रोग पैदा करना है, तो मनुष्य के शरीर के अंदर जो भी वातावरण है उसके प्रति वो अनुकूल हो जाए, जो भी पीएच है उस पीएच में रहने में सक्षम हो जाएं, एसिड वगैरह में अडॉप्ट कर सकें। ठीक उदाहरण के लिए रोगजनक अगर आंत्र में प्रवेश करते हैं तो उनमें स्टमक के निम्न पीएच में जीवित रहने और विभिन्न पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी उनमें कोई इन जो पाचक एंजाइम है हमारे आंत्र में, उसका कोई उन पर प्रभाव ना पड़े, पीएच का कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसी अनुकूलताएं उनमें होनी चाहिए। रोगजनक जीवों के भिन्न भिन्न वर्गों के कुछ निरूपकों और उनसे होने वाले रोगों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। उन रोगों के प्रति निरोधक और नियंत्रक उपायों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहला जो रोग आता है वो है टाइफाइड रोग। ये इसे हम कहते हैं बुखार, जो कि किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफाइड ज्वर किसकी वजह से होता है? तो टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। ठीक है, जीवाणु से होता है। अब इस रोग का संचरण कैसे होता है? तो इस रोग का संचरण होता है संदूषित भोजन और पानी द्वारा।
यानी जब हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया उपस्थित हो, यानी दूषित खाना या दूषित पानी पी लेते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया उपस्थित हो, तब उसके माध्यम से ये हमारे छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में वह रहता है, वहाँ से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुँच जाता है। इस रोग के कुछ सामान्य लक्षण है, लगातार उच्च ज्वर रहती है। इस रोग में सबसे ज़्यादा लगातार ज्वर रहती है, 39 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बना रहता है। कमजोरी महसूस होती है, आमाशय में दर्द होता है, कब्ज, सिर दर्द, भूख न लगना आदि इस रोग के लक्षण हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं? तो पहला तो ये कि टाइफाइड किससे उत्पन्न होता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से। इसका संक्रमण कैसे होता है? दूषित भोजन और पानी से। कहाँ पर यह प्रवेश करता है? छोटी आंत में। छोटी आंत से फिर रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में जाता है। इस रोग के लक्षण क्या हैं? उच्च ज्वर, कमजोरी, आमाशय दर्द, कब्ज, सिर दर्द, भूख न लगना। गंभीर मामलों में आंत में छेद भी कर देता है और आंत में छेद होने की वजह से मृत्यु भी हो सकती है इस रोग में। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किसके लिए टाइफाइड ज्वर है या नहीं है, इसके लिए कौन सा जांच कराया जाता है? तो विडाल जांच या विडाल परीक्षण, ठीक है, विडाल टेस्ट कराया जाता है। आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला मैरी मैलॉन का है, जिसका नाम था टाइफाइड मैरी, मतलब उसका नाम था मैरी मैलॉन, उसको बाद में उसको टाइफाइड मैरी के नाम से बोला गया, क्योंकि ये एक ऐसी लेडी थी जो एक रसोइया थी, खाना बनाती थी। तो खाना बनाने के साथ साथ उसने अपने बोलने चालने या खांसने छींकने के माध्यम से जो मुंह से निकले ड्रॉपलेट्स थे, उनके माध्यम से वह बहुतों लोगों को टाइफाइड रोग फैला दी थी। यानी उसे हम टाइफाइड वाहक कहते हैं। इस लेडी को हम टाइफाइड वाहक कहते हैं, जो काफ़ी वर्षों तक टाइफाइड को फैलाती रही। उसके बाद आता है अगला रोग निमोनिया, ठीक है, निमोनिया रोग। निमोनिया रोग किसके कारण होता है? इसके लिए 2 जीवाणु रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणु, जो मानव में निमोनिया रोग को पैदा करते हैं। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में जो फुफ्फुस है यानी हमारा फेफड़ा है, उसके वायु कोष्ठ यानी एल्वियोलाई संक्रमित हो जाता है। संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है, यानी एल्वियोलाई में लिक्विड या फ्लूइड भर जाता है। अब जब फ्लूइड भर जाएगा तो गैसों का आदान प्रदान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस रोग में सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। इस रोग के अन्य सामान्य लक्षण हैं ज्वर, ठिठुरन, खांसी, सिरदर्द आदि निमोनिया के लक्षण हैं। गंभीर मामले होने पर यानी रोग का ज़्यादा घातक होने पर होंठ और हाथ की उंगलियों के नाखूनों का रंग जो है नीला पड़ जाता है, ठीक है, धूसर से लेकर नीला तक हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस रोग में नाखून और होंठ धूसर रंग से नीले रंग का हो जाता है? तो क्या बताएंगे? निमोनिया रोग में ऐसा होता है। कैसे फैलता है? तो ये स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से निकले जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे हम खांसते हैं छींकते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ना कुछ लार बूंदों के रूप में निकलता है, तो उस बूंद में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से सामान्य व्यक्ति को भी यह रोग हो सकता है, या एरोसोल सांस द्वारा अंदर लेने से संक्रमित व्यक्ति के गिलास बर्तन इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणुवीय रोग हैं, जैसे अतिसार, डायसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया आदि। ये तो सब जीवाणु वाले रोग हैं। अब आता है विषाणु। बहुत से विषाणु भी मानव में रोग का कारक होते हैं। विषाणुओं का एक ऐसा ही समूह है जिसे हम राइनो वायरस कहते हैं। राइनो वायरस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। राइनो वायरस कौन सा रोग उत्पन्न करता है मनुष्य में? तो सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड, जो सर्दियों में हो जाता है ना कॉमन कोल्ड, तो वो राइनो वायरस की वजह से होता है। इस रोग में होता क्या है? देखो, इस रोग में ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि ये नाक और श्वसन पथ को प्रभावित करता है लेकिन फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता। ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करता है लेकिन फेफड़ों को नहीं। सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड के अभिलक्षण क्या हैं, यानी उसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं? तो नासीय संकुलता यानी नाक जाम हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसे नेजल कॉन्जेशन कहते हैं, और आस्राव, बहना, नाक का बहना, कंठदाह यानी गले में दर्द और जो आवाज़ निकलती है वो भारी हो जाती है, स्वर रुच्चता अर्थात फटी आवाज़, खांसी, सिरदर्द, थकावट आदि, जो 3 से 7 दिन तक रहता है। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकली बिंदुक जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने के दौरान अंदर जाता है, या कोई संक्रमित व्यक्ति है, आपने देखा भी है, अगर आपके घर में बच्चे होंगे, छोटे बच्चे, तो जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में किसी बच्चे से वो इस तरह से कॉमन कोल्ड गेन कर लेते हैं, यानी उन्हें वो सर्दी हो जाती है। जब वो स्कूल से घर आते हैं तो अभी वही सिर्फ ग्रसित है, लेकिन देखोगे 2-4 दिन में घर में 2-3 लोग और ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि वो उसके छींकने, खांसने से जो भी मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उन सब में वायरस होता है। तो आप वो बच्चा अगर कंप्यूटर चला रहा है तो कंप्यूटर के चलाते समय छींक दिया तो कीबोर्ड पे वो ड्रॉपलेट्स आ गए,
उस कीबोर्ड को दूसरे किसी व्यक्ति ने चलाया, उसके हाथ में वो वायरस चला गया, अब किसी भी तरीके से मुंह नाक में उसने हाथ लगाया तो वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से वायरस का संक्रमण होता है। कोरोना में आप सीख चुके होंगे। उसके किताबों से, प्यालों, दरवाज़ों के मूठों, कंप्यूटर के कीबोर्ड, माउस जैसी संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आने से सामान्य व्यक्ति को भी संक्रमण हो जाता है। मानव में कुछ रोग प्रोटोजोआ से भी होता है। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, एक ऐसा रोग जिससे मनुष्य कई सालों से लड़ता आ रहा है। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत से छोटा प्रोटोजोआन है जो इस रोग के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मलेरिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो प्रोटोजोआन के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआन? प्लाज्मोडियम। अब इस प्लाज्मोडियम की कई जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से आपको यहाँ पर बताया गया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में, मलेरियाई और फैल्सीपैरम। इनमें से सबसे जो घातक रोग होता है जिसे हम मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं, परनीसियस मलेरिया या मैलिग्नेंट मलेरिया, जिसके कारण मृत्यु तक हो सकती है, वो होता है फैल्सीपैरम की वजह से। ठीक, विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम सबसे ज़्यादा घातक है, जो मृत्यु तक भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब आपको मलेरिया का संक्रमण दिखाया जाएगा कि कैसे मलेरिया रोग का जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम या मलेरियाई जो भी प्लाज्मोडियम है वो कैसे मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। देखो, ये एक सामान्य व्यक्ति का हाथ है जिसको अभी कोई भी रोग नहीं है। जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तो जीवाणु काटने के साथ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी होता क्या है, जो प्लाज्मोडियम होता है उसका जीवाणुज अवस्था जिसे हम स्पोरोजॉइट फेज कहते हैं, स्पोरोजॉइट फेज कहते हैं, यही संक्रामक अवस्था होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था बताइए। तो प्लाज्मोडियम का संक्रामक अवस्था होता है जीवाणुज अवस्था, स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट के रूप में ये प्लाज्मोडियम मच्छर की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। तो जब कोई मच्छर, जो संक्रमित मच्छर है जिसकी लार ग्रंथि में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जब सामान्य व्यक्ति को काटता है तो ब्लड सकिंग के दौरान ये प्लाज्मोडियम मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाता है और रक्त परिसंचरण के माध्यम से ये आता है सबसे पहले लीवर में, मानव के यकृत में आता है। अब यकृत में अपना घर बसेरा बनाता है, टेंट वेंट लगाता है, बढ़िया से सोना खाना पीना सब कुछ होता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। किस माध्यम से? अलैंगिक जनन के माध्यम से। परजीवी रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चला जाता है और वहाँ पर अलैंगिक जनन के माध्यम से अपनी संख्या बढ़ाता है। परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है, कोशिका को फोड़ देता है। अब जब अलैंगिक जनन द्वारा ये अपनी संख्या बढ़ाएगा तो यकृत की कोशिकाएं में इसकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से यकृत की कोशिका फट जाती है। यकृत की कौन सी कोशिका होती है जिसमें ये जाते हैं? उसका नाम है कुफर सेल, कुफर कोशिका। ठीक है, कुफर कोशिका में जाती हैं। अब कुफर कोशिका जब फट जाती है तो ये सारे फिर से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद ये रक्त के आरबीसी को संक्रमित करते हैं, इसके अंदर प्रवेश करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। फिर से अलैंगिक जनन नहीं करेंगे, परजीवी आरबीसी कोशिकाओं में अलैंगिक जनन करते हैं और उन्हें फोड़ देते हैं। इस प्रकार ज्वर तथा अनेक लक्षणों को जन्म देते हैं। मोचित परजीवी नई रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करती है। यानी ये आएंगे, आरबीसी के अंदर प्रवेश करेंगे, अपनी संख्या अलैंगिक जनन द्वारा बढ़ाएंगे और फिर जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो आरबीसी फट जाता है। फटने के बाद ये रिलीज हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अब ये आते हैं आरबीसी, दूसरे आरबीसी के अंदर। तो दूसरे आरबीसी के अंदर ये युग्मक जनन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कि युग्मक जनन कहाँ होता है? प्लाज्मोडियम का युग्मक जनन कहाँ होता है? तो बताओगे आरबीसी पर। ठीक, अब कोई नर युग्मक है, कोई मादा युग्मक है, तो इन युग्मकों को कोई सामान्य मच्छर जब इस संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो ये युग्मक चले जाते हैं कहाँ? इस मादा एनाफिलीज मच्छर के पेट में। मादा मच्छर रक्त आहार के साथ युग्मक जनों को भी अंदर ले लेती है। अब जब इसके पेट में चला गया युग्मक, नर और मादा युग्मक, तो अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। यानी इसकी अमाशय में क्या होता है? अमाशय में लैंगिक जनन होता है, निषेचन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंगिक जनन का निषेचन अवस्था, प्लाज्मोडियम का निषेचन कहाँ होता है? तो प्लाज्मोडियम का निषेचन होता है मच्छर के अमाशय में। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया है। अब उसके बाद ये अपना लैंगिक जनन करके संख्या बढ़ाते हैं
और फिर जीवाणु उत्पन्न करते हैं, स्पोरोजोइट यानी अलैंगिक बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वो उनकी मादा मच्छर के लार ग्रंथि में इकट्ठा हो जाता है। जब वो संक्रमित मच्छर किसी सामान्य व्यक्ति को काटते हैं तो फिर ये चक्र चालू होता है। ठीक, यानी प्लाज्मोडियम को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत होती है, जिनमें से मनुष्य उनका प्राथमिक पोषक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य क्या है? प्राथमिक पोषक होते हैं, प्राथमिक पोषक होते हैं, प्राइमरी होस्ट। और जो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम का द्वितीयक पोषक होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालें तो संक्रमित मादा एनोफिलीज मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम किस रूप में मानव शरीर में प्रवेश करते हैं? स्पोरोजोइट के रूप में। स्पोरोजोइट संक्रामक रूप है। प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, फिर लाल आरबीसी पर आक्रमण करते हैं, जिससे वहाँ पर संख्या बढ़ाने की वजह से लाल रक्त कणिकाएँ फट जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के फटने से लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक विषालु पदार्थ जिसे हीमोजॉइन कहते हैं वो निकलता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कणिकाओं के फटने से हीमोजॉइन पदार्थ निकलता है। यही हीमोजॉइन रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया रोग में बार बार कंपकपी आने में। तो जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिनों के अंतराल पर आने वाले उच्च ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मलेरिया में उच्च ज्वर और ठिठुरन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हीमोजॉइन। हीमोजॉइन कब निकलता है? जब आरबीसी रप्चर होती है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनका आगे का परिवर्तन वहीं होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते हैं और जीवाणु बन जाते हैं जो उसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। जब यह मच्छर किसी मानव को काटती है तो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश करता है और इस प्रकार ऊपर वर्णित चक्र फिर से शुरू हो जाती है। यह दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 पोषकों की जरूरत होती है, मनुष्य और मच्छर। मादा एनोफिलीज रोगवाहक होती है जो रोग का सिर्फ संचरण ही करती है। मानव के वृहत आंत में, चलो ये तो हो गया मलेरिया के बारे में। अब अगला रोग आता है अमीबता, जिसे कहते हैं अमीबियासिस। अमीबियासिस किसकी वजह से होता है? एक प्रकार के अमीबा की जाति जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण यह रोग होता है। ये भी रोग दूषित भोजन पानी की वजह से होता है और जब ये दूषित भोजन पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं तो कहाँ जाते हैं? बड़ी आंत में जाते हैं। ये बात आपको नोट करनी होगी कि एंटअमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ जाता है? बड़ी आंत में प्रवेश करता, वहाँ रहकर ये रोग उत्पन्न कराता है। इस रोग में कब्ज, उदरीय पीड़ा, ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्म युक्त और रक्त के थक्का वाला मल, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस रोग का कि रक्त के थक्का वाला मल इस रोग का लक्षण होता है। अब इस रोग को फैलाने का काम कौन करता है? घरेलू मक्खियाँ। घरेलू मक्खियाँ कैसे काम करती हैं? कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके मल में ये जीवाणु पाए जाते हैं। तो मक्खियाँ आपको पता है कि मल पर भी बैठती हैं, खाने वाले जगहों पर भी बैठती हैं। तो जब मल पर बैठती हैं तो उनके हाथ पैर पे ये बैक्टीरिया चिपक जाते हैं और फिर वही मक्खी जब उड़कर आपके आसपास के दुकान के जलेबी समोसे पे बैठती हैं तो वो बैक्टीरिया उन पर पहुँच जाता है। उस समोसे या जलेबी को आप खाओगे तो आप भी उससे ग्रसित हो जाओगे। ठीक, तो शारीरिक वाहक है और परजीवी संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों तक लेकर जाकर संदूषित करती है। मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेय और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत होते हैं। अगला रोग आता है आपका एस्केरियासिस। एस्केरियासिस एक ऐसा रोग है जिसे कहते हैं हाथी पाँव भी कहते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख रहे होंगे एक व्यक्ति का पाँव कैसे सूजकर हाथी की तरीके से हो गया है, इसे कहते हैं एस्केरियासिस रोग। हाथी पाँव किसके कारण होता है? एक कृमि है जिसे फाइलेरियल कृमि कहते हैं, उसका नाम है वुचरेरिया। वुचरेरिया बैनक्राफ्टी पूरा नाम होता है। तो सामान्य गोल कृमि एस्केरियोसिस, एक मिनट, ये एस्केरियोसिस है। एस्केरियोसिस होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से, और जो फाइलेरिया होता है या फाइलेरियोसिस या एलिफेंटियोसिस जो होता है वो होता है वुचरेरिया बैनक्राफ्टी से। इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो एस्केरियोसिस किसकी वजह से होता है? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड की वजह से। आंत्र परजीवी एस्केरिस से एस्केरिस्ता, इसका पूरा नाम होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड की वजह से ये रोग होता है। इस रोग में आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्तता और आंत्र का अवरोध इस रोग के मुख्य लक्षण है। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर आते हैं और मिट्टी, जल, पौधों आदि के संदूषित करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, साग सब्जी, फलों आदि के सेवन से हो जाता है। अगला रोग आता है
एलिफेंटियोसिस या फाइलेरियोसिस, जिसके बारे में आपको आगे बताया है, हाथी पाँव जिसे कहते हैं। ये रोग होता है वुचरेरिया बैनक्राफ्टी या वुचरेरिया मैलेई के द्वारा, जिसे फाइलेरिया कृमि कहते हैं, जिनके कारण अंगों में प्रायः अर्धपाद की लसिका वाहिनियों में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ है। तो बताइए इस रोग में कहाँ पर शोथ हो जाता है, कहाँ पर सूजन हो जाता है? तो बताओगे पाद यानी पैर और हाथ की लसिका वाहिकाओं में, लिम्फेटिक वेसल्स में सूजन आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। यह रोग हाथी पाँव भी कहलाता है। जननिक अंग भी अक्सर इस रोग में प्रभावित हो जाते हैं, जननिक अंग जैसे वृषण वगैरह। इसकी वजह से बड़ी भारी विरूपताएं आ जाती हैं। रोगवाहक कौन है? रोगवाहक मादा मच्छर होती हैं। जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती हैं तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचरित होता है। अगला रोग आता है दाद या रिंगवॉर्म। तो इससे आप सभी परिचित होंगे। ये होता है कवक के कारण। किसके कारण? कवक के कारण। कौन कौन से कवक? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। इन तीनों में से किसी कवक के कारण यह रोग हो सकता है। यह संक्रामक रोग है, मनुष्य में सामान्य है और यह शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, बालों के सल्क, नाखून और सल की विच्छित्तियों इस रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं। यानी इस रोग में सल की विच्छत्तियाँ यानी स्केली लेजन्स आ जाते हैं। आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे गोल गोल लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं। इस रोग में तेज खुजली होती है। उष्मा और नमी इन कवकों को त्वचा के वलनों जैसे कि ग्रोइन और पादुंगलियों के बीच पनपने में मदद करती है। होता क्या है कि कवक को क्या चाहिए? नमी चाहिए, नमी चाहिए, आर्द्रता चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। तो इस वाले स्टेज में ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो होता क्या है कि हमारी जो त्वचा की फोल्डिंग होती है, यहाँ की फोल्डिंग्स या पैर की वो अंगुलियों के बीच की फोल्डिंग, तो जब हम पानी में जाते हैं फिर पानी के बाद हम पैर नहीं पोंछते सही से, तो वो नमी हो जाती है। नम की वजह से वहाँ पर वो कवक वृद्धि करने लगते हैं, जिससे ये रोग होता है। ठीक है। दाद आमतौर पर मिट्टी से या संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कपड़े या कंघे तक का प्रयोग करने से हो जाता है। यानी किसी भी दूसरे व्यक्ति का, संक्रमित व्यक्ति का तौलिया, कपड़ा, कंघा बिल्कुल भी मत यूज करिए। अनेक संक्रामक रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत तथा जनस्वास्थ्य बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता से शरीर को साफ रखना, पीने के लिए साफ पानी, ये सारी चीज़ें आपको ये बताता है कि क्या क्या आप करो कि जिससे आप इन रोगों से बच सकते हो। ठीक है। जो एयरबॉर्न डिजीज़ हैं उनमें निकट संपर्क में आने से व्यक्तियों से बचना चाहिए। जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनसे, उनके निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए। और बात करते हैं जो ऐसे रोग जो रोगवाहकों की वजह से होता है, जैसे मच्छर मक्खी की वजह से होता है, तो मच्छर मक्खी को पनपने वाले आवास को नियंत्रित करना चाहिए। यानी ऐसे आवासीय क्षेत्रों में आसपास के पानी नहीं जमा होने देना चाहिए, कूलर की नियंत्रित सफाई की देना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब उसमें एक मछली का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है गम्बुजिया नहीं बोलते हैं, इसको गैम्बूसिया बोलते हैं। गैम्बूसिया एक ऐसी मछली है जिसको अगर तालाब वालाब में डाल दो तो मच्छर मक्खी के लार्वा को खा जाती है, तो इससे उनकी संख्या में कमी आती है। ठीक है। कीटनाशकों के छिड़काव से भी किया जा सकता है। इसके अलावा दरवाज़ा खिड़की में जाली लगानी ताकि मच्छर अंदर घुस ना सके। भारतवर्ष के बहुत से भागों में हाल ही में रोगवाहक वाहित एडीज मच्छर, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों का व्यापक रूप से फैलने के संदर्भ में ऐसे उपाय और महत्वपूर्ण हो गए हैं। एडीज मच्छर कौन सा रोग फैलाती है? डेंगू और चिकनगुनिया। नेक्स्ट देखिए, जीव विज्ञान में हुई प्रकृति से हमें अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं। टीका, वैक्सीन के उपयोग, प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों से चेचक जैसे जानलेवा रोगों का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। वैक्सीन के इस्तेमाल से इन सारे रोगों को भी नियंत्रित किया गया। अब ये सब छोड़िए, इन सब में कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या होती है? हमारे शरीर की ऐसी क्षमता जो हमें रोगों से लड़ने में सहायता करती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी हमारे शरीर में रोज़ाना बड़ी संख्या में बहुत सारे संक्रामक कारक प्रवेश करते हैं, लेकिन हम इन सबसे डेली बचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करती है और उन्हें मारने का प्रयास करती है, कर भी देती है। और हमारा शरीर बड़ी संख्या में डेली ही इन संक्रामक कारकों का सामना करती है, परंतु इनसे हम कुछ ही रोग के शिकार होते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि हमारा शरीर अधिकांश बाह्य कारकों से अपनी रक्षा कर लेता है। परपोषी के रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिली है, प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहलाती है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। अब ध्यान से समझना। फिर आ गया उपार्जित शब्द। उपार्जित का मतलब होता है जन्म के बाद, और जन्म से ही जो हमें प्रतिरक्षा मिलती है उसे हम सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। इननेट इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है। अंडरलाइन करिए, ये अविशिष्ट रक्षा है। उपार्जित रक्षा जो होती है वो विशिष्ट रक्षा होती है। यहीं पर लिख लीजिए, विशिष्ट सुरक्षा क्या है? विशिष्ट रक्षा उपार्जित है
सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली है जो जन्म के समय ही मौजूद होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करती है। सहज प्रतिरक्षा 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अब देखो ये त्वचा है, त्वचा भी क्या करती है, एक रोध का काम करती है, बाहरी किसी भी जीवाणु बैक्टीरिया वायरस को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। तो इसमें इसी को कहते हैं सहज प्रतिरक्षा जो जन्म से हमारे शरीर में मौजूद है। देखो इसमें सबसे पहला आता है शारीरिक अवरोध, फिजिकल बैरियर। हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है, त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। श्वसन, जठरांत्र और जनन मूत्र पथ को आश्रित करने वाले एपिथेलियम का श्लेष्मा आलेप, म्यूकस कोटिंग भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायता करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बताइए कहाँ पर श्लेष्मा आलेप, म्यूकस कोटिंग कहाँ पाया जाता है, तो श्वसन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और जनन मूत्र पथ यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है। ठीक, तो इनमें जो एपिथेलियम है उसमें श्लेष्मा आलेप पाए जाते हैं जो सूक्ष्म जीवों को वहीं पर रोक देते हैं, अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। अगला आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके अंतर्गत रोध बैरियर आता है, किसके अंदर कारकीय रोध आता है, किसके अंदर कोशिकीय रोध आता है। तो शारीरिक रोध कौन होते हैं, त्वचा शारीरिक अवरोध है, श्वसन, जठरांत्र और जनन मूत्र पथ पर आश्रित करने वाले एपिथेलियम का श्लेष्मा आलेप, यह शारीरिक अवरोध है। कायिकीय अवरोध यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है आमाशय में जो अम्ल है, कौन सा अम्ल, HCl। मुंह में जो लार होती हैं, लार में लाइसोजाइम पाई जाती है, आंखों के आंसू में भी लाइसोजाइम पाई जाती है, ये सभी रोगाणु वृद्धि को रोकते हैं। अगला आता है कोशिकीय रोध यानी सेलुलर बैरियर। हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी सेलुलर बैरियर्स हैं जो उन बाह्य कारकों के सामने प्रतिरक्षा खड़ा करते हैं। हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केंद्रक श्वेताणु उदासीन रंजी जिसे PMNL कहते हैं, PMNL पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसे हम न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं। जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु और एक केंद्रकाणु मोनोसाइट्स तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट के प्रकार एवं ऊतकों के वृहद भक्षकाणु मैक्रोफेजेस रोगाणु का भक्षण करते हैं और नष्ट करते हैं। साइटोकाइन अवरोध के अंतर्गत कौन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइन अवरोध, विषाणु संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं वो आसपास की कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाने के लिए इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती हैं। तो इंटरफेरॉन प्रोटीन आसपास की जो असंक्रमित कोशिकाएं हैं उसको विषाणु के संक्रमण से बचाती हैं। तो ये साइटोकाइन अवरोध के अंतर्गत आता है, ये पूछा जाता है आपसे। अगला आता है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्यों विशिष्ट होती है, क्योंकि ये हर एक रोग के लिए अपने अनुसार कार्य करती है। ठीक है, हमारे शरीर में कोई भी रोगजनक अगर पहली बार आता है तो उसमें प्राथमिक अनुक्रिया होती है। यानी पहली बार मान लो कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश किया, मान लो कि जुकाम का वायरस पहली बार प्रवेश किया, तो हमारा शरीर उसे पहचानेगा, उसके अनुसार उसको मारने का कार्य करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये प्राथमिक अनुक्रिया होती है, वो समय लेती है। एक बार जब हम उस जीव को पहचान लेते हैं, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र एक बार जब उस जीव से लड़ लेता है तो उसके लड़ने की पूरी प्रक्रिया मेमोरी में सेव हो जाती है। अगर लाइफ में फिर वही विषाणु दोबारा हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं कर पाता या उसका प्रभाव कम होता है, क्योंकि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उस रोगाणु को तुरंत पहचान लेती है कि इससे हम पहले भी लड़ चुके हैं, इस तरह से मारे थे। तो द्वितीयक अनुक्रिया जो होती है वो थोड़ी तेज होती है और वो रोगजनक मार दिया जाता है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र इसीलिए विशिष्ट कहलाती है क्योंकि इसका अभिलक्षण स्मृति है, यानी ये याद रखता है कि किससे हम मुलाकात कर चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह अनुक्रिया करता है जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, प्राथमिक अनुक्रिया कैसी होती है, निम्न तीव्रता की होती है। उसके बाद में उसी रोगजनक का अगर हमारी लाइफ में दोबारा अगर आक्रमण होता है तो उच्च तीव्रता के साथ द्वितीयक अनुक्रिया होती है जो बहुत तेज़ी से काम करके उसे मार देती है। इसका कारण यह है कि तथ्य हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति है। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसिकाणुओं द्वारा होता है। यानी जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है वो किससे मिलकर बनी होती है, बी लसिकाणु और टी लसिकाणु, यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट से मिलकर बनी होती है। रोगजनकों की अनुक्रिया में बी लसिकाणु हमारे रक्त में प्रोटीनों की संख्या सेना उत्पन्न करते हैं जो रोगजनकों से लड़ सकते हैं, जिन्हें हम प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबायोटिक नहीं होगा, एंटीबॉडीज होगा। ठीक है, तो बी सेल्स क्या करती हैं, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। इसीलिए इसे कहते हैं AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। यानी ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी की सेना उत्पन्न करती हैं, इसलिए ये कहलाती हैं
AMI एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। और जो टी लिम्फोसाइट होता है वो कई सारे सेल को फॉर्मेशन करता है, कई सारे टी कोशिकाओं को, जैसे हेल्पर टी सेल्स, घातक टी सेल्स, स्मृति टी सेल्स, तो वो अलग अलग प्रकार के सेल्स को बनाकर काम करता है, इसीलिए इसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक, तो याद रखेंगे CMI किससे रिलेटेड है? टी लिम्फोसाइट से। AMI किससे रिलेटेड है? बी लिम्फोसाइट से। अब बी लिम्फोसाइट किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी का हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखिए एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी को H2L2 भी कहते हैं। और चलो एंटीबॉडी, ये पूरा संरचना आप देख रहे हैं, ये एक प्रतिरक्षी अणु का है, एंटीबॉडी अणु का है। ये कुल 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है, जिनमें से 2 बड़ी चेन होती हैं जिन्हें हम हैवी चेन कहते हैं। एक ये हो गया और दूसरा ये बड़ी चेन है, इसे हम हैवी चेन कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं, 2 है ना, इसीलिए इसको कहते हैं हैवी की जगह पर H और 2, 2 हैं तो 2। और 2 लाइट चेन होती हैं, ठीक है, 2 लाइट चेन होती हैं, एक ये और एक ये। इसीलिए हम एंटीबॉडी को H2 और L2 के नाम से जानते हैं, H2L2। एंटीबॉडी को हम H2L2 भी कहते हैं, यानी 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होते हैं। ये दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा, ठीक है, डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसे लघु श्रृंखला कहते हैं, इसे दीर्घ श्रृंखला कहते हैं। जो बाहरी जो कारक होते हैं, एंटीजन होते हैं, जो कहाँ पर जुड़ते हैं? वो यहाँ पर जुड़ते हैं। एंटीजन, मान लो कोई वायरस आया, वो यहीं पर जुड़ता है, ठीक है, अब पकड़ के एंटीबॉडी उसको मार देता है। आइए देखिए, आपने ये पढ़ा कि बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं, टी सेल्स खुद प्रतिरक्षों का श्रावण नहीं करती, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करती हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 छोटी जो लघु श्रृंखलाएं कहलाती हैं और 2 बड़ी जो बड़ी श्रृंखलाएं कहलाती हैं, दीर्घ श्रृंखला, इसलिए इसे हम H2L2 के रूप में दर्शाया जा सकता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिनमें से IgA, IgM, IgG और IgG के कुछ उदाहरण हैं। ठीक, उसके बाद देखें कि ये प्रतिरक्षी रक्त में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें हम तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार की प्रतिरक्षी माध्यम उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं में से एक है। दूसरे प्रकार की अनुक्रिया कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया CMI होती है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहलाती है, जो कौन बनाता है? टी सेल्स। टी सेल्स CMI का माध्यम बनते हैं। जब हृदय, नेत्र या वृक्क, यकृत जैसे अंग संतोषजनक रूप से काम करना बंद कर देते हैं, तो एकमात्र उपचार प्रत्यारोपण होता है, जिससे रोगी सामान्य जीवन जी सके। किसी उपयुक्त दाता की तब तलाश शुरू होती है। ऐसा क्यों होता है कि प्रतिरोपण के लिए हर दाता अंग नहीं लिया जा सकता? ऐसा क्यों होता है कि हर किसी का भी हम अंग को किसी दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित क्यों नहीं कर पाते हैं, प्रत्यारोपण नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि पहले तो ये मैच कराना होता है कि जिस व्यक्ति का हम कोई भी अंग निकाल कर किसी दूसरे व्यक्ति में लगा रहे हैं, उसका पहले ब्लड मैच हो, यानी ब्लड ग्रुप समान हो, क्योंकि उसमें भी एंटीजन का फैक्टर होता है। आपको पता है कि अगर ब्लड ग्रुप विभिन्न है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, शरीर बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र पहचानती है कि कौन सा हमारा शरीर का अंग है, कौन सा दूसरे शरीर का अंग है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। किसी भी स्रोत, पशु, अन्य प्राइमेट या किसी भी मानव का निरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि विदेह सभी नकार दिए जाते हैं। कोई भी निरोप, प्रतिरोप लेने से पहले ऊतक मिलान, रक्त मिलान अत्यावश्यक होता है। इसके बाद ही रोगी को अपने शेष जीवन भर प्रतिरक्षा निरोधक यानी इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है। यानी आप कितना भी निकटवर्ती दाता का, मतलब उसके रिश्तेदार का, उसके भाई का अगर आप अंग उसके शरीर में लगाते हो, उसके बावजूद भी उसे इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है। यानी प्रतिरक्षा निरोधक पदार्थ, दवाइयाँ लेनी पड़ती है जो उसके प्रतिरक्षा तंत्र को थोड़ा कम करती हैं, जिससे कि वो उसके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उस अंग को विफल ना कर दे। शरीर स्वयं और पर में भेद करने में सक्षम है, यानी हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अपनी कोशिकाओं और बाहरी की कोशिकाओं को विभेद करने में सक्षम होती है, और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रत्यारोपण है, प्रत्यारोपण को अस्वीकृत करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, CMI या AMI? तो क्या बताओगे? जो प्रत्यारोपण है उसको अस्वीकृत करने का काम CMI करता है। यहाँ पर लिखा है कोशिका माध्यित अनुक्रिया। नेक्स्ट देखिए, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है।
जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी जब हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन आता है, कोई भी वायरस, जीवाणु, कवक, कुछ भी अगर हमारे शरीर में आता है तो उसके खिलाफ हमारे शरीर में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। तो इसे कहते हैं खुद ब खुद जब शरीर में उत्पन्न हो प्रतिरक्षी तो उसे कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है, अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में थोड़ा समय लेती है। प्रतिरक्षीकरण के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवाणु को शरीर में पहुंचाना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। यानी जो हम टीका लगाते हैं, टीका लगाने का मतलब भी यही होता है, उस रोगाणु को निष्क्रिय करके शरीर में पहुँचाते हैं जिससे हमारे शरीर उसको पहचान सके, प्राथमिक अनुक्रिया हो सके। लेकिन जब हमारे शरीर में अगर कोई रोग है या हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो हम बाहर से अगर कोई बनी बनाई एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी को लेते हैं तब इसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, यानी शरीर में निर्मित नहीं हो रहे हैं, शरीर को बाहर से दिए जा रहे हैं, तब उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसका एक उदाहरण है माँ के दूध में पाए जाने वाला एंटीबॉडी। माँ के दूध में एंटीबॉडी IgA की प्रचुरता होती है। ये क्वेश्चन आपसे खूब पूछा गया है कि माँ के दूध में कौन से एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA पाई जाती है। तो ये IgA शिशु को दी जा रही है बाहर से, इसलिए कहते हैं उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा दी जा रही है। ठीक, उसके बाद देखिए टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण। टीकाकरण क्या होता है? टीकाकरण में टीका लगाया जाता है शरीर में। वो टीका होता क्या है? वो टीका उस रोग का रोगजनक ही होता है। यानी अगर आपको कोरोना वायरस का टीका दिया जा रहा है तो उसमें कोरोना वायरस ही है, लेकिन वो वायरस इतना दुर्बल है कि वो आपके शरीर में रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा। हालांकि अभी जो टीके बन रहे हैं उसमें कोरोना वायरस नहीं, जबकि उससे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ डाले जाते हैं। ऐसे ही जो भी BCG का टीका हुआ या किसी भी रोग का जो टीका होता है उसमें उसी रोगजनक को इतना दुर्बल कर देते हैं कि वो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न ना कर पाए। और जब हमें उसे शरीर में प्रवेश कराते हैं तो हमारा शरीर उस रोगाणु को पहचानता है, प्राथमिक अनुक्रिया करता है, एंटीबॉडी का संश्लेषण करता है। लाइफ में फिर कभी अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र उसे तुरंत पहचान जाती है, क्योंकि हमने उसे टीके के द्वारा पहला प्राथमिक अनुक्रिया करा दिया है। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि टीकाकरण में हम एक बार शरीर को उस विषाणु या जीवाणु को पहचानवाते हैं। तो जब शरीर पहचान जाती है, उसकी मेमोरी में फीड कर लेती है, अपनी मेमोरी में फीड कर लेती है, तो फिर जब लाइफ में वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है वो जीवाणु या विषाणु, तो उसको अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग वो याद करती है कि इससे हम पहले भी निपट चुके हैं। तो द्वितीय अनुक्रिया करती है जो बड़ी तेज़ी से होती है, भारी एंटीबॉडी की मात्रा प्रोड्यूस करके वो मार दिया जाता है। तो टीकाकरण या प्रतिरक्षीकरण किस पर आधारित होता है? स्मृति के गुण पर आधारित होता है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रिय दुर्बलीकरण रोगजनक के प्रतिजनी प्रोटीनों को निर्मित शरीर में प्रवेश कराई जाती है। यानी जो रोगजनक होता है उसको दुर्बल करके, यानी वो रोग उत्पन्न करने में सक्षम ना हो, या उसकी प्रतिजनी प्रोटीन को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षा वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनी कारकों को निष्प्रभावी बना देती हैं। टीका स्मृति बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीका किस पर डिपेंड करती है? स्मृति बी कोशिका और टी कोशिकाएं भी बनाती है जो परिवर्ती प्रभावन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती है और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। यानी जो टीका है वो हमारे शरीर में स्मृति टी और स्मृति बी और टी कोशिकाओं का भी उत्पादन करती हैं, जिससे कि जो भी लड़ाई लड़ी गई है प्राथमिक अनुक्रिया के दौरान वो स्मृति बी कोशिका याद रखे, और अगर सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होता है, यानी लाइफ में फिर से कभी वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो द्वितीयक अनुक्रिया होकर भारी मात्रा में प्रतिरक्षियों के उत्पादन करके उसको मार दिया जाता है। अगर व्यक्ति कहीं ऐसे घातक रोगाणु से संक्रमित होता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि टिटेनस में, तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियों प्रत्याविष एंटीटॉक्सिन एक ऐसी निर्मित जिसमें आविष के लिए प्रतिरक्षाएं होती हैं को टीके के रूप में सीधे ही दी जाने की जरूरत होती है। सांप के काटे जाने के मामले में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्पजीविस वीनम के विरुद्ध निष्पादित एंटीबॉडी ही होते हैं। इस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षाकरण कहलाता है। यानी किसी टिटनेस के संबंध में जो एंटीटॉक्सिन्स दी जाती हैं या सर्प काटने के मामले में जो डायरेक्ट प्रतिरक्षी दी जाती है, तो ये भी क्या है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। पुनर्योगस DNA तकनीक के माध्यम से जीवाणु या यीस्ट में रोगजनक के प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगा। इस विधि से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा और इसलिए प्रतिरक्षीकरण है तो उन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ी है।
जैसे खमीर से बनने वाला यकृत स्रोत बी का टीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। यकृत स्रोत बी यानी हेपेटाइटिस बी का टीका किससे बनाया जाता है? यीस्ट से। अब आता है एलर्जी। एलर्जी क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र का यह विकार है। एलर्जी किसका विकार है? प्रतिरक्षा तंत्र का विकार है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र सही से काम नहीं करती कभी कभी, तो एलर्जी हो जाती है, यानी वो हाइपर एक्टिव होता है, यानी ऐसे भी पदार्थों को वो रोगजनक मानने लगता है या हमारे शरीर के लिए घातक मानने लगता है जो हमारे शरीर के लिए घातक नहीं है। जैसे परफ्यूम के ड्रॉपलेट्स, फूलों के परागकण, धूल की चिचड़ी, इन सभी से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। जैसे उनके शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र उसके अनुसार काम करने लगती है, उनको छींक खांसी सब आने लगता है, आँखों से आंसू वगैरह आने लगता है। आपके साथ कितनी बार हुआ है कि आप किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ बिना किसी स्पष्ट के छींकना, घबराहट और सांस लेना शुरू हो जाता है। जब आप उस जगह से लौट आते हैं तो आपके लक्षण भी गायब हो जाते हैं। हम में से कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उपर्युक्त अपक्रिया पराग, चिचड़ी आदि के प्रति एलर्जी के कारण हो सकती है, जो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया। अतिरंजित अनुक्रिया मतलब हाइपर एक्टिविटी, बेवजह की एक्टिविटी जो करते हैं उसे एलर्जी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है एलर्जन कहलाते हैं। जिस भी पदार्थ के कारण आपके शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो जाए, जैसे परागकण के कारण होता है तो परागकण एलर्जन कहलाता है। अगर आपको परफ्यूम के ड्रॉपलेट से प्रॉब्लम है तो परफ्यूम क्या है? एलर्जन कहलाएगा। इसके प्रति बनने वाली जो प्रतिरक्षा होती है वो IgE प्रकार की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलर्जी में बनने वाली जो प्रतिरक्षा होती है वो कौन सी होती है? IgE प्रकार की होती है। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एलर्जन के कौन सा उदाहरण है? धूल में चिचड़ी, परागकण, प्राणी लघुशल्क यानी जो जानवरों में डेंडर पाए जाते हैं वो। एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षणों में छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक, सांस लेने में कठिनाई शामिल है। एलर्जी क्या करता है? मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों को स्रावण को उद्दीपित करता है। एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगों को संभावित एलर्जनों की बहुत थोड़ी सी मात्रा टीके के रूप में दी जाती है और प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइडों जैसे औषधियों का प्रयोग एलर्जी के लक्षण को जल्दी घटाते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी है, एलर्जनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। भारतवर्ष के महानगरों में अधिकाधिक बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण एलर्जियों और दमा से पीड़ित रहते हैं। इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत सुरक्षित वातावरण में रखना है। यानी कह रहे हैं कि बच्चों को शुरुआती माहौल में इतना सुरक्षित वातावरण में मत रखो कि उन्हें किसी भी जीवाणु बैक्टीरिया का एहसास ना हो। शुरुआत में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका पूरा शरीर बड़ा स्वस्थ होता है, तो अगर बैक्टीरिया जीवाणु का जो संक्रमण होता है उससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। अब आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्वप्रतिरक्षा रोग। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है नीट में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र कभी कभी, देखो मैंने पहले ही बताया था कि प्रतिरक्षा तंत्र शरीर की अपनी कोशिका और दूसरे की कोशिका में अंतर कर सकता है, लेकिन कभी कभी प्रतिरक्षा तंत्र अपनी ही कोशिका को प्रतिजन मान बैठता है। वो सोचता है कि हमारी कोशिका ही घातक है तो उसके विरुद्ध कार्य करने लगता है, तब उसे कहते हैं स्वप्रतिरक्षा रोग। उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों में भेद करने में सक्षम क्षमता पर आधारित होता है। भेद करने की क्षमता का आधार क्या है यह हमें अभी भी पता नहीं चला है। फिर भी इस बारे में दो उप सिद्धांतों को समझना होगा। पहला, उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान के इस संबंध में जानकारी होता है। दूसरा, कभी कभी अनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है, इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और यह स्वप्रतिरक्षा रोग कहलाता है। स्वप्रतिरक्षा रोग का कुछ उदाहरण हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे आमवाती संधि शोथ यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस खूब पूछा जाता है उसकी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये एक ऐसा रोग है जिसमें घुटनों के बीच में पाई जाने वाली जो लिक्विड है वो खत्म हो जाती है, उसे हम कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। नेक्स्ट आते हैं शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र लसिकाभ अंग होते हैं, लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं, ऊतक, कोशिकाएं और घुलनशील अणु जैसा कि प्रतिरक्षी शामिल हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र की मायने में बेजोड़ है कि यह विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है, उनके प्रति अनुक्रिया करता है, याद रखता है। प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्वप्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रत्यारोपण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिरक्षा तंत्र में आता क्या है? लसिकाभ अंग आता है, लसिकाभ ऊतक और कोशिकाएं आती हैं। अब देखो लसिकाभ अंग कौन कौन से हैं? तो लसिकाभ अंग वे होते हैं, वे अंग जिनमें लसिकाणुओं यानी लिम्फोसाइट, कौन लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इनका निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है, परिपक्वन मैचुरेशन होता है और प्रचुरोद्भवन प्रोलिफरेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
लसिकाभ अंग कौन से होते हैं? अस्थि मज्जा, बोन मैरो और थाइमस प्राथमिक लसिकाभ अंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों कहते हैं प्राथमिक लसिकाभ अंग? क्योंकि यहाँ अपरिपक्व लसिकाणुओं प्रतिजन संवेदी लसिकाणुओं में विभेदित होता है। परिपक्वन के बाद लसिकाणु प्लीहा, यानी देखो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा और थाइमस में, इसीलिए अस्थि मज्जा और थाइमस को प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लसिकाभ अंग कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पर अपरिपक्व जो लसिकाणु हैं, यानी जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट अभी अपरिपक्व हैं, उनका प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदन होता है। विभेदन के बाद यानी परिपक्वन के बाद वो लसिकाणु चले आते हैं प्लीहा में, लसिका ग्रंथियों, टांसिल, क्षुद्रांत के पेयर पैचों और परिशेषिका अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक लसिकाभ अंगों में चले आते हैं। द्वितीयक लसिकाभ अंगों में ऐसे स्थानों जहां लसिकाणुओं की प्रजनन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाती हैं। मानव शरीर में विभिन्न लसिकाभ अंगों की स्थिति बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर आपकी थाइमस ग्रंथि पाई जाती हैं, लसिका ग्रंथियाँ बहुत सारी पाई जाती हैं जगह जगह पर। ठीक है, लसिका वाहिकाएँ जगह जगह पर पाई जाती हैं। और जो अस्थि मज्जा होता है वो कहाँ पाया जाता है? फीमर हड्डी जो होती है, यहाँ की हड्डी, उसकी हड्डियों के बीच में पाया जाता है। अगला देखिए, अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है जहाँ लसिकाणुओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है जहाँ लिम्फोसाइट समेत सभी प्रकार की ब्लड को सेल्स का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सभी का निर्माण वहीं पर होता है। थाइमस एक पाली यानी सपाली लोब्ड अंग है जो हृदय के पास उरोस्थि के नीचे स्थित होती है। जन्म के समय यह काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इसका आकार घटता रहता है। यौनावस्था आने पर छोटे आकार का रह जाता है, इसीलिए बुढ़ौती में यानी बूढ़े व्यक्तियों में प्रतिरक्षा घट जाती है। अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लिम्फोसाइट के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहावरा कराते हैं। प्लीहा सेम के आकार का बड़ा अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु, भक्षकाणु होते हैं। ये रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्संदन के रूप में काम करते हैं। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए इस प्लीहा को स्प्लीन यानी प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, ब्लड बैंक कहा जाता है। लसिका ग्रंथि छोटी ठोस संरचना होती है जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित होती है, जो सूक्ष्म जीवों व दूसरे प्रतिजन लसिका ऊतक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती है। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं के संकीर्ण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रमुख पथों यानी श्वसन, पाचन, जनन मूत्र पथ के आस्त्रों के भीतर लसिकाभ ऊतक स्थित होते हैं, जो श्लेष्म संबद्ध लसिकाभ ऊतक MALT माल्ट जिसे कहते हैं, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? श्वसन, पाचन, जनन मूत्र पथ के आस्तरों के भीतर पाए जाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। यह मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का लगभग 50% बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का कितना प्रतिशत बनाता है? माल्ट 50% बनाता है। अब आते कुछ प्रमुख रोगों के विस्तृत वर्णन पे। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण का फुल एब्रिविएटेड फॉर्म है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसका मतलब होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता रोग। इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता। एड्स रोग में हमारी प्रतिरक्षा तंत्र बड़ी कमज़ोर पड़ जाती है और इस वजह से उस व्यक्ति को जिसे HIV एड्स होता है उसमें प्रतिरक्षा तंत्र इतनी कम हो जाती है कि जिससे उसके शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक, जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है और इस बात का संकेत है कि न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला, जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया और इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। किस प्रकार से ये HIV वायरस हमारी कोशिकाओं को संक्रमित करता है, इसको समझ लीजिए। देखिए, ये रेट्रोवायरस है जो है आपका HIV वायरस। ये भी वायरस HIV वायरस में मैंने आपको बताया है कि RNA आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो बताओ ये कैसे अपना प्रोटीन बनाएगा? तो आपको पता है कि RNA से पहले क्या बनता है? DNA, फिर DNA से mRNA और फिर mRNA से क्या बनेगा? प्रोटीन। यानी क्या होगा? रिवर्स डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसे कहते हैं रिवर्स डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। RNA से DNA बनने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से RNA से DNA बनता है। ये क्या करते हैं? अपने RNA को विषाणु संक्रमित प्रसामान्य कोशिका, ये वायरस अपने RNA को कहाँ भेज देते हैं? हमारी सामान्य कोशिका में।
विषाणवीय डीएनए प्रतीप ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा उत्पन्न होता है। विषाणवीय आरएनए कोशिका में प्रवेशित, यानी ये आरएनए है, कोशिका में प्रवेश करती है और ये डीएनए में ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा उत्पन्न होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा डीएनए में परिवर्तित हो जाती है। जब डीएनए बन जाता है तो विषाणवीय डीएनए परपोषी जीवों में समाविष्ट हो जाती है, यानी ये डीएनए जाकर हमारी कोशिका के केंद्रक में उपस्थित डीएनए से जाकर मिल जाती है। तो हमारी कोशिका का डीएनए सोचता है कि ये हमारा ही डीएनए है। ठीक, इस बात का फ़ायदा उठ जाता है, ये डीएनए है वायरस का, तो इस डीएनए के प्रति भी हमारे शरीर में प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं, यानी इस डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। लेकिन संक्रमित कोशिका द्वारा उत्पन्न नया विषाणवीय आरएनए, इससे आरएनए बनेगा किसका? एचआईवी वायरस का, और इसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण बन जाता है और इस प्रकार से नए एचआईवी वायरस का निर्माण होता है, नए विषाणु उत्पन्न होते हैं। नया विषाणु दूसरी कोशिकाओं को जाकर इसी तरीके से प्रभावित करता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वायरस अपना काम कैसे करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को सामान्य कोशिका में भेजकर। तो एड्स एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी, ह्यूमन वायरस, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है, यानी एचआईवी वायरस की वजह से होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस। एचआईवी विषाणु के उस समूह यानी रेट्रोवायरस के समूह में आता है। एचआईवी किस में आता है? रेट्रोवायरस में आता है, रेट्रोवायरस में आता है, जिनमें आरएनए जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। यानी इस एचआईवी वायरस में क्या होता है? एक आरएनए होता है, इसको चारों तरफ से ढकने के लिए प्रोटीन का आवरण होता है। आमतौर पर एचआईवी का संक्रमण किसके कारण होता है? संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, संदूषित रक्त के, यानी किसी ऐसे व्यक्ति का, संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी सामान्य व्यक्ति में चढ़ा दो, इसके कारण संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, यानी कोई व्यक्ति है वो एड्स से एचआईवी से पीड़ित है, वही उस सिरिंज अपने शरीर में लगा लिया, वही उसी सिरिंज का प्रयोग किसी सामान्य व्यक्ति ने किया तो उसे भी ये रोग हो जाता है। ड्रग का उपयोग करने मामले में संक्रमित माँ से उसके अपरा द्वारा उसके बच्चे में, इसलिए जिन लोगों में संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है वे ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, मादक द्रव्य व्यसनी, जो अंतःशिरा ड्रग्स लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्तदान की जरूरत होती है, संक्रमित माता से बच्चों में। यहाँ पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि एचआईवी एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता, ये केवल द्रवों से फैलता है, इस बात को ध्यान रखना। यह केवल शरीर में स्रावित द्रवों से फैलता है। अब वो द्रव में सब कुछ आएगा, आपका लार आएगा, दूध आएगा और शरीर के कोई भी तरल है, आंसू वगैरह, सब से ये सब चीज़ें हो सकती है, एचआईवी हो सकता है, यानी शरीर के समस्त द्रवों से फैलता है। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक मनोवैज्ञानिक स्वस्थता के लिए आवश्यक है एचआईवी प्रभावित व्यक्ति को परिवार से अलग ना किया जाए। पता लगाइए ऐसे परिस्थिति को, सोचिए बड़ा फालतू की चीज़ है। अब यहाँ पर यह है कि एड्स वायरस के शरीर में आने और लक्षण प्रकट होने में कई वर्ष तक लग सकते हैं। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु मैक्रोफेज में प्रवेश करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब वायरस एचआईवी वायरस शरीर में आता है तो सबसे पहले किस में प्रवेश करता है? पूछा जा सकता है, वृहद बच्चकाणु या मैक्रोफेज में प्रवेश करता है, जहां उसका आरएनए जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डीएनए में परिवर्तित होता है, विषाणवीय डीएनए बनाता है। विषाणवीय डीएनए परपोषी कोशिका के डीएनए से जाकर जुड़ जाती है, उसके बाद संक्रमित विषाणु कण को पैदा करने का निर्देश देती है। यानी इस प्रकार से उसके शरीर में, उसकी कोशिका में विषाणु खूब सारे बनने रहते हैं। वृहद बच्चकाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखती है। इस तरह एक एचआईवी फैक्ट्री का काम करती है। पूछा जा सकता है कि एचआईवी फैक्ट्री कौन होता है? वृहद बच्चकाणु। इसके साथ ही एचआईवी सहायक टी कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एचआईवी हमारी किस कोशिका को नष्ट करती हैं? हेल्पर टी सेल्स को नष्ट करती हैं, जिसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक टी कोशिकाओं पर हमला करते हैं। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी कोशिकाओं की संख्या बहुत घट जाती है। इस अवधि के दौरान बार बार बुखार, दस्त आता है, वजन घटता है। सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणुओं, विशेष रूप से माइकोबैक्टीरियम, विषाणुओं, कवकों, यहाँ तक कि प्रजीवों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। यानी तरह तरह के उस व्यक्ति को रोग होने लगते हैं। रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वो संक्रमण से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला जो नैदानिक परीक्षण है वह एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन एलिसा टेस्ट है। पूछा जा सकता है कि एड्स का कन्फर्मेशन किससे करते हैं? तो एड्स की जांच किससे करते हैं? एलिसा टेस्ट द्वारा करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजार्बेंट टेस्ट से। औषधियों से एड्स का प्रतिपक्ष विषाणु एंट्री रेट्रोवायरल जो मेडिसिन होती हैं, इसके द्वारा हम एड्स का उपचार आंशिक रूप से कर सकते हैं, यानी उसके जीवन को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं। एड्स का रोकथाम, एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। इसके अलावा एचआईवी संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, ना कि न्यूमोनिया टाइफाइड की तरह अनजाने में।
यह ठीक है कि रक्त आधान रोगियों में, नवजातों में आदि में संक्रमण सही निगरानी ना होने के कारण हो सकता है, ये एकमात्र बहाना है, ठीक है। लेकिन कहावत बिल्कुल सही कि अज्ञानता के कारण मरो, ज्ञानता के कारण नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, जिसे नाको कहते हैं ना, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था है जो बहुत सारे तरीके से लोगों में जागरूकता पैदा करता है HIV के बारे में कि HIV इस तरीके से हो सकता है, तो उनको आप अवॉइड करो। तो HIV लोगों को एड्स के बारे में, नाको लोगों को एड्स के बारे में सचेत करने के लिए बहुत सारे काम कर रहा है। ये सब फालतू की चीज़ें छोड़ो। उसके बाद आता है कैंसर। कैंसर क्या होता है? तो कैंसर में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजन करने लगती है, जिससे कोशिकाओं का समूह इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे ट्यूमर बन जाता है, अर्बुद बन जाता है। ठीक, कैंसर क्या है? मानव में भयंकर रोगों में एक कैंसर भी है और यह विश्व रूप में मौत का मुख्य कारण है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, इससे बड़ी संख्या में मर जाते हैं। कैंसर होने की क्रियाविधि कोशिकाओं का कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी और विज्ञान में गहन अनुसंधान का विषय है, यानी अभी भी कैंसर का इलाज नहीं है। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित होती है, यानी हमारे शरीर में जो कोशिका वृद्धि है या कोशिका विभाजन है वो बहुत ज़्यादा नियंत्रित होती है। कैंसर कोशिकाओं में ऐसा लगता है कि ये जो नियमितता है वो टूट गई है, और कैंसर कोशिकाएं प्रसामान्य कोशिकाएं यानी प्रसामान्य कोशिका जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं वो ऐसा गुण दर्शाती है जिसे संस्पर्श संदमन कहते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसका मतलब होता है कि आसपास की जितनी कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में रहती हैं कि जब ज़रूरत होती है तभी वो विभाजित करती हैं, जितना ज़रूरत है उतनी वृद्धि करती हैं। लेकिन कैंसर कोशिकाओं में ये नियमितता टूट जाती है और वो अनियमित रूप से कोशिकाएं विभाजित करने लगती हैं। तो जब अनियमित रूप से कोशिकाएं विभाजित करने के लगेंगी तो बहुत सारे कोशिकाओं का समूह खड़ा हो जाएगा और वहाँ की कोशिका जगह फूल जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? अर्बुद या ट्यूमर कहते हैं। इसी गुण के कारण दूसरी कोशिका से उनका संस्पर्श अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है, यानी जो हमारी सामान्य कोशिकाएं होती हैं उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, आसपास की कोशिकाओं से कॉन्टैक्ट इनहिबिशन रहता है, जिसकी वजह से उनकी अनियंत्रित वृद्धि नहीं हो पाती। ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में गुण खत्म हो गया है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रखती है और कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, एक बेनिग्न ट्यूमर होते हैं और एक मैलिग्न ट्यूमर होते हैं। तो जो बेनिग्न ट्यूमर होते हैं वो जहाँ पर उत्पन्न होते हैं वहीं तक सीमित रहते हैं। मैलिग्न ट्यूमर जो होते हैं वो बड़ा घातक होता है, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी स्थानांतरित होता है और जहाँ पर भी जाता है वो वहाँ पर कैंसर उत्पन्न करता है। तो मैलिग्न जो कैंसर है वो ज़्यादा घातक है। इसमें मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटास्टेसिस क्या होता है। तो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कैंसर सेल एक स्थान पर उत्पन्न होता है तो रक्त के माध्यम से वो किसी और दूर स्थान पर जाएगा, वहाँ पर भी कैंसर उत्पन्न करता है। तो जो सुदम अर्बुद है यानी बेनिग्न ट्यूमर वो अपने मूल स्थान तक सीमित रहता है, यानी जहाँ पर है वहीं तक रहता है, दूसरे भागों में नहीं फैलता। दूसरी ओर जो मैलिग्न ट्यूमर है यानी दुर्दम अर्बुद है वो न्यूप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है और आसपास के समान ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती हैं। अर्बुद कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती हैं, जिससे वे अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं और उन्हें भूखा मारती हैं। ऐसे अर्बुदों से उत्तीर्ण हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूरदराज स्थलों पर भी पहुँच जाती हैं, जहाँ भी जाती हैं नए अर्बुद बनाना प्रारंभ कर देती हैं। इसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। कैंसर का कारण क्या है? कैंसर के कारण में बहुत सारे कारक आते हैं, जिसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक भी हो सकते हैं। भौतिक कारक में कौन आता है? एक्सरे, गामा रे, यूवी रेज। ठीक। रासायनिक कारक में कौन आता है? डाइज आते हैं, तंबाकू आते हैं। और जैविक कारक में आता है एक वायरस जिसका नाम है ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस एक ऐसा वायरस है जो कैंसर उत्पन्न करने में सहायक होता है। ठीक। इन्हें हम कैंसरजन कहते हैं। यानी कैंसरजन क्या होते हैं? जिनसे कैंसर उत्पन्न होते हैं। एक्स रे, गामा रे अनायनकारी विकिरण होते हैं। पराबैंगनी किरण जो अनायनकारी विकिरण है डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे नवद्रव्य रूपांतरण होता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसरजन फेफड़े के कैंसर का मुख्य कारण बनता है। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अर्बुदीय विषाणु, जिसे हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। इनमें जो जीन होते हैं उन्हें विषाणुवीय अर्बुदीय जीन कहते हैं। इसके अलावा परिसामान्य कोशिकाओं में कई जीनों का पता चला है जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रिय किए जाने पर वे कोशिकाओं को कैंसरीजन उत्पन्न करती है। ये जीन कोशिकीय अर्बुदजन, सेलुलर ऑन्कोजेनिक, सी ऑन्क या आदि अर्बुद जीन, प्रोटो ऑन्क जीन कहलाते हैं। यानी प्रसामान्य कोशिकाओं में भी कुछ ऐसे जीन्स पाए गए हैं जिनके कारण कैंसर होता है। अब आता है कैंसर का पता कैसे लगाएं, उनका ट्रीटमेंट क्या है। तो कैंसर का पता कराने के लिए ऊतकों की जीवोत परीक्षा की जाती है, बायोप्सी।
एक बायोप्सी एक परीक्षण होता है जिसके माध्यम से ऊतक की विकृति का पता लगाया जाता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन किया जाता है जिससे बढ़ती हुई कोशिका की गणना के लिए रुधिर और अस्थिमज्जा परीक्षण पर आधारित होता है। ल्यूकेमिया जो कि रक्त कैंसर का कारण होता है, उसमें रुधिर वगैरह की जांच की जाती है। बायोप्सी यानी जीवाणु परीक्षा में जिस ऊतक पर शक होता है, मान लो किसी भी ऊतक पर हमें शक है कि इसमें कैंसर हो गया है, तो उस ऊतक का एक टुकड़ा लेकर पतले अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके रोग विज्ञानी द्वारा जांचा जाता है। आंतरिक अंगों को कैंसर पता लगाने के लिए हम विकिरण चित्रण, ऑटो रेडियोग्राफी, एक्सरे या सीटी स्कैन यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन भी करते हैं, या चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग MRI का भी प्रयोग करते हैं। यानी इन सभी तकनीकों द्वारा कैंसर का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद आता है जीवित ऊतक में वैकृतिक और कायिक परिवर्तन का एकदम सही पता लगाने के लिए MRI, तेज चुंबकीय क्षेत्र आनयनकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों के प्रति वंशागत सुग्राह्यता वाले व्यक्तियों में जीनों का पता लगाने के लिए मॉलिक्यूलर जैविकी की तकनीकों को काम में लाया जा सकता है। ऐसे जीनों की पहचान जो किसी व्यक्ति को विशेष कैंसरों के प्रति डिस्पोज करती हैं, कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुछ ऐसे विशेष कैंसर जनों से जिनके प्रति वे सुग्राही होते हैं, जैसे फुफ्फुस के तंबाकू के धुएं से बचने की सलाह दी जाती है। कैंसर का उपचार, वैसे तो कैंसर का पूरी तरीके से उपचार नहीं है, लेकिन फिर भी इनिशियल स्टेज में शल्य क्रियात्मक यानी सर्जरी के द्वारा या विकिरण चिकित्सा, रेडियोग्राफी के द्वारा या प्रतिरक्षा चिकित्सा के द्वारा उसे ट्रीट किया जा सकता है। विकिरण चिकित्सा में अर्बुद कोशिकाओं को घातक रूप से इरिटेट करते हैं, यानी जो रेडियोग्राफी होती है उसमें रेडियोग्राफी टेक्निक के द्वारा उन घातक रूप से जो कोशिकाएँ हैं उनको इरिटेट यानी ख़त्म किया जाता है, नष्ट किया जाता है। लेकिन अर्बुद के ढेर के पास वाले जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उनका ध्यान रखा जाता है कि उन्हें वे नष्ट ना हो पाए। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए जो भी कीमोथेरेपिक औषधियों का काम लिया जाता है, उनके कुछ अनुषंगी प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे बालों का झड़ जाना, ठीक है, अरक्तता, एनीमिया हो जाती है। अधिकांश कैंसर का उपचार शल्य क्रियाक्रम यानी सर्जरी के द्वारा किया जाता है, या ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा या कीमोथेरेपी के द्वारा किया जा सकता है। अर्बुद कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती हैं, इसलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं, जैसे गामा इंटरफेरॉन, जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और अर्बुद को नष्ट करने में सहायता करता है। अब आता है ड्रग और एल्कोहल का उपयोग। बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जिनका कुप्रयोग मानव करता है। हालांकि ड्रग इनका प्रयोग दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है, लेकिन इसके अलावा जब वो ड्रग मनुष्य गलत तरीके से प्रयोग करना शुरू कर दे तो उसे ड्रग कुप्रयोग कहते हैं, या अल्कोहल का गलत तरीके से प्रयोग कुप्रयोग कहलाता है। अब यहाँ पर हम सीधे बात करेंगे टॉपिक पे। ड्रग कौन कौन से हैं, जैसे ओपाइड्स, कैनाबिनाइड्स, कोकाइलकोलाइड्स आदि। ये सभी पुष्पी पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कवक से प्राप्त किए जाते हैं। तो LSD इसमें एक प्रमुख है जो कवक से प्राप्त किया जाता है। LSD का फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। ये प्राप्त किया जाता है इरगोट कवक से। इरगोट कवक से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। LSD एक विभ्रमकारी होता है, यानी अगर इसको चख लिए तो 1 का 4 दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आमतौर पर हाँ, अब आता है ओपियाइड्स। ओपियाइड्स क्या हैं? ओपियाइड्स ऐसे ड्रग है जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जठरांत पथ में मौजूद ओपाइड्स रिसेप्टर से बन जाते हैं। आमतौर पर स्मैक के नाम से जानने जाने वाला मशहूर हीरोइन रासायनिक रूप से डाइएस्टिल मार्फिन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरोइन क्या है? डाइएस्टिल मार्फिन है। कैसा दिखता है? गंधहीन, तीखा, रवेदार यौगिक होता है। मार्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है, या मार्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जो कि पोस्त के पौधे पेपरस सोमनीफेरम के लेटेक्स से निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर हीरोइन, अच्छा चलो ये क्या है? मशहूर हीरोइन जो है वो रासायनिक रूप से डाइएसिटिल मार्फिन है, जो कैसे प्राप्त किया जाता है? मार्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। ये मार्फिन कहाँ से प्राप्त होता है? पोस्त के पौधे पेपरस सोमनीफेरम के लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर हीरोइन नाक द्वारा सांस खींचकर या टीके द्वारा लिया जा सकता है। यह एक डिप्रेसेंट होता है, शरीर के प्रकारों को धीमा करता है। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी पूछा गया है। मार्फिन का रासायनिक संरचना बताइए, तो ये इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको मत प्रैक्टिस करिएगा। ये बताया जा रहा है कि जो अफीम का पौधा है, पोस्त पेपरस सोमनीफेरम, उसका पौधा कैसा दिखाई देता है। यही जो फल होता है, इसी में से दूध जैसा स्राव होता है, उसी से बनाया जाता है।
अब यहाँ पर कैनाबिनाइड अणु की संरचना को दिया गया है। कैनाबिनाइड का भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैनाबिनाइड रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनाइड ग्राहियों से परस्पर क्रिया करता है। प्राकृतिक कैनाबिनाइड कैनाबिस सटाइवा पौधे से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैनाबिनाइड्स किससे प्राप्त होते हैं? तो कैनाबिस सटाइवा के पुष्पक्रम इन्फ्लोरोसेंस से प्राप्त किए जाते हैं। भांग के फूलों के सीड्स, पत्तियां और राल के विभिन्न संयोजन से मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा आदि बनाए जाते हैं। आमतौर पर अंतःश्वसन और मुंह द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य शरीर के हृदय वाहिकों, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करती हैं। कोका एल्कोलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोका एल्कोलाइड या जिसे हम कोकीन कहते हैं, किससे प्राप्त होता है? तो ये एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है, जो दक्षिण अमेरिका का एक मूल पौधा है। यह कैसे काम करता है? यह न्यूरोट्रांसमीटर के परिवहन में बाधा डालती है। कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर के परिवहन में बाधा डालती है? डोपामिन में। डोपामिन नामक एक ट्रांसमीटर होता है, उसके परिवहन में बाधा डालती है, जिससे हमें कोई भी चीज़ का एहसास नहीं हो पाता। कोकीन, जिसे आमतौर पर कोक या क्रैक कहा जाता है, प्राय जोर से सांस द्वारा खींची जाती है। या केंद्रीय तंत्रिका दर पर जोरदार स्टिमुलेशन असर पड़ता है, जिससे सुखाभास, यूफोरिया और ऊर्जा में अनुभूति होती है। कोकीन की अत्यधिक मात्रा से हैलुसिनेशन होता है, यानी विभ्रमकारी होती है। कोकीन क्या है? एक विभ्रमकारी ड्रग है। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें विभिन्न पैदा करने का गुण होता है, एट्रोफा, बेलोडोना और धतूरा है। आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनाबिनाइड के दुरुपयोग करते हैं। बर्बिटूरेट, एम्फेटामिन, बेंजोडाइजेपाइन ड्रग, इन ऐसे ड्रग अवसाद हैं जो अनिद्रा, इंसोम्निया जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतः औषधियों के रूप में काम में लाई जाती है। इनका भी कुप्रयोग किया जाता है। मार्फिन एक बहुत ही प्रभावी शामक है। प्रभावी शामक का उदाहरण पूछा जा सकता है, तो मार्फिन एक प्रभावी शामक सेडेटिव है, यानी पीड़ाहार है, जिसे उन रोगियों को दिया जाता है जिनकी सर्जरी वगैरह की गई होगी। विभिन्न गुण वाले अनेक पौधों, फलों, बीजों, विश्व भर में लोग ये सब फालतू चीज़ें छोड़िए। तंबाकू में क्या होता है? पूछा जा सकता है। तंबाकू में निकोटीन होता है। ठीक है, निकोटीन कैसे काम करता है? तो ये अधिवेग के ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड को उत्तेजित कर देता है, जिससे दो हार्मोन एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन स्रावित होते हैं, जिसके कारण रक्त का चाप बढ़ जाता है। रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय स्पंदन दर भी बढ़ जाती है। उसके बाद कह रहे हैं धूम्रपान फुफ्फुस, मूत्राशय, गले के कैंसर, श्वसनीय शोथ, ब्रोंकाइटिस, वात, स्फीति, एम्फाइसेमा, इन सबको रोग का कारण होता है। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे ऑक्सीजन की सांद्रता घटती जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फालतू चीज़ें हैं। अभी आप पढ़ लीजिएगा खुद से कि किशोरावस्थाओं में क्यों, किशोरावस्था में जो उस एज के जो बच्चे होते हैं क्यों ड्रग और अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। विड्रॉवल सिंड्रोम क्या होता है? विड्रॉवल सिंड्रोम का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ड्रग का प्रयोग कर रहा था, अल्कोहल, दारू वारू पी रहा था, अचानक उसने वो करना छोड़ दिया, वो ड्रग लेना बंद कर दिया या दारू पीना बंद कर दिया, तो उसके शरीर में विड्रॉवल सिंड्रोम उत्पन्न होगा। उसे उल्टी आएगी, बेचैनी होगा, उसे मन करेगा वो चीज़ फिर से मिल जाए। इसे कहते हैं विड्रॉवल सिंड्रोम। अब कुप्रयोग के प्रभाव आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही कि अल्कोहल के कारण यकृत सिरोसिस होता है, लीवर सिरोसिस होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है सिरोसिस, यकृत सिरोसिस, लीवर सिरोसिस किसकी वजह से होता है? अल्कोहल के ज़्यादा प्रयोग से होता है। बाकी और यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, खुद से पढ़ लीजिएगा। इसके रोकथाम और नियंत्रण में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। बस ये अध्याय भी आपका पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब इसके बाद जो भी होगा वो आखिरी कल की डेट में आपको थोड़ा बहुत बताया जाएगा, और तब तक आप उम्मीद है कि पूरी तरीके से रिवाइज्ड कर चुके हैं, सारी चीज़ों को समेट चुके हैं, क्योंकि 7 मई का डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपने इन सभी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी, जो कि मैंने तो नहीं करवा पाया किन्हीं कारणों की वजह से। हालांकि नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो मैंने सॉल्व कराए ही हैं यूट्यूब पर, वहाँ से आप पढ़ सकते थे, या अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो इससे आपकी अच्छी तैयारी हो गई होगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और जो भी आपका होगा आगे का टॉपिक जल्दी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।